हेलो क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे होंगे ये आशा करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं लेके आ गया हूँ 10th क्लास ICSE बैच 2027 का फर्स्ट बायो लेक्चर, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सबसे पहले आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आप लोगों के स्कूल में ये बुक चल रही है या फिर नहीं। अगर ये बुक नहीं भी चल रही है बट सिलेबस जो है वो सिलेबस एकदम सेम होता है, तो आप लोग अपने बुक से टैली कर लेना, सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में इस चैप्टर के बारे में, इसके नेम से पता चलता होगा कि इसको हम क्यों कहते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब व्हेन एन सेल डिवाइड्स इटसेल्फ टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू सेल जब बनाता है, सेल डिवाइड करके अपने आप को, तब वो सेल डिवीज़न कहलाता है। सेल साइकिल मीन्स अगर आपको किसी पार्ट में इंजरी हो गई तो उस पार्ट को रिपेयर होने में या फिर रिप्लेस होने में जो भी टाइम लगता है, तो उसको हम सेल साइकिल कहते हैं, क्योंकि सेल की जो साइकिल है वो डिवाइड होगी तब आपका वो पार्ट फिर से रिकवर हो पाता है जहाँ पे आपको इंजरी हो जाती है। उसके सेल्स अपने आप को न्यू प्रोड्यूस करते हैं, सेल डिवाइड करता है, तभी आपकी इंजरी ठीक होती है। तो फर्स्टली हम लोगों के पास कुछ कलेक्टिव टर्म्स हैं जो कि हम लोग, तो आपका सेल डिवाइड करता है टू फेसेस में। सेल आपका डिवाइड करता है टू फेसेस में। एक होता है आपका इंटरफेस, एक होता है आपका माइटोटिक फेस। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सेल डिवाइड्स होके टू फेजेस में टूटता है या फिर टू फेजेस में अपना सेल डिवीज़न का प्रोसेस करता है। सबसे पहला फेज होता है इंटरफेस। इंटरफेस जो है, इंटरफेस को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेटरी और रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज आपके लिए MCQs में पूछ सकता है कि प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं। वन वर्ड में पूछ सकता है कि प्रिपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज किसे कहते हैं, तो आप इसको आप आंसर में लिखिएगा कि इंटरफेस को कहते हैं। हम लोग रिमेंबर वन थिंग कि जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल में, सेल डिवीज़न में, वो इंटरफेस है। तो ये आपका बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे कि इंटरफेस जो है वो मतलब कौन सी फेज जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है आपकी, तो आपको लिख के आना है इंटरफेस। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे बताते हैं। तो अब आपका आ गया इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर आपकी वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में जो है मेन 3 टाइप्स हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज क्या होता है? ग्रोथ 1 फेज। हम G1 फेज को कहते हैं ग्रोथ 1 फेज। इसके अंदर क्या होता है आपका RNA सिंथेसाइज। RNA जो है आपका राइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि वो कैसा सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है। तो RNA जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है किसमें? G1 फेज में। ठीक है। फिर S फेज। S फेज मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में आपका DNA सिंथेसाइज होता है। जो आपका DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो आपका S फेज में सिंथेसाइज होता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे DNA और RNA क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको अभी बताता हूँ मैं आगे। आपका सिलेबस का पार्ट है ये भी, तो इसके बारे में अभी पूरा डीप में मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद आपका G2 फेज। G2 फेज में मोर प्रोटीन्स और RNA सिंथेसाइज। G2 फेज जो है उसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा RNA और DNA और जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे सिंथेसाइज हो जाते हैं इसके अंदर G2 फेज में। बट आपका एक फेज और है जो कि है G0 फेज। G0 फेज ये वैसे तो बहुत रेयर आपका क्वेश्चन आता है इससे, बट आप एक बार अपनी कॉपी में प्लीज़ 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 साइड में एक बॉक्स बना के नोट डाउन कर लीजिएगा G0 फेज। G0 फेज में कौन कौन से सेल्स आते हैं? नर्व सेल्स। कौन से आते हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्यों आते हैं? G0 फेज मतलब ग्रोथ नॉट फेज। 0 मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, वो नल है। उसके अंदर कोई भी RNA सिंथेसाइज नहीं होगा, DNA रेप्लिकेट्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सेल डिवाइस सेल साइकिल कुछ नहीं होगा।
तो वो किस में होता है? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्यों होता है? नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, और अगर हमारे नर्व सेल्स डिवाइड करने लगे तो हम लोगों का जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए नर्व सेल्स जो हैं वो G0 फेज में होते हैं। आप लोगों से MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा फेस है जिसमें कुछ नहीं होता, या फिर नर्व सेल्स किस में पाए जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, प्लीज़ 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 आप लिख दीजिएगा G0 फेस। आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट है, अब आपका माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? जो अभी आपने पढ़ा था कि सेल साइकिल या फिर सेल डिवीज़न 2 पार्ट्स में होता है, जो कि इंटरफेस और माइटोसिस। तो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इंटरफेस हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर G1 फेस, S फेस और G2 फेस आता है। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आता है। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, वेयरएज जो साइटोकाइनेसिस होता है वो होता है हम लोगों का डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस आपका न्यूक्लियस का डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस नाम में ही है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया। अब हमारा बात करते हैं हम कैरियोकाइनेसिस के अंदर कौन कौन सी फेसेस आती हैं। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर सबसे पहला जो फेस है वो आता है हमारा प्रोफेस। प्रोफेस आपको विजिबल होगा, एम आई राइट? तो आप लोग देख लीजिएगा, ये लिखा है प्रोफेस। सेकंड हमारा आता है प्रोफेस के बाद मेटाफेस। मेटाफेस फिर हमारा आता है एनाफेस। एनाफेस और हमारा फोर्थ आता है टीलोफेस। टीलोफेस प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस जो है वो है मेटाफेस। हर साल मेटाफेस से क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ रिमेंबर कि आप लोग इसको बहुत डीपली पढ़ना है अपने बुक में से। मैं तो वैसे पढ़ा ही रहा हूँ आपको, इसके बाद आपको एक बार अच्छे से रीडिंग करनी है अपने बुक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेस की। प्रोफेस में क्या होता है? प्रोफेस में आपका जो सेल है वो धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाता है इंटरफेस में, क्योंकि प्रिपरेटरी फेस है, इंटरफेस में वो प्रिपेयर हो जाता है। और प्रोफेस में आके वो सेल अपने स्पिंडल फाइबर्स, अपने क्रोमेटिड्स, अपने जो सेंट्रोमियर है उन सबको अपना चेंज करने लगता है। मतलब एक तरह से वो थोड़ा चेंज सा होने लगता है, सेल डिवीज़न की तरफ वो बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला फेस हमारा है कौन सा? प्रोफेस। प्रोफेस के अंदर हमारा जो सेल है, ये रहा हमारा सेल। अब आप देख सकते हैं प्रोफेस के अंदर हमारा जो सेल है उसमें ये रहा हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारा है सेंट्रोमियर। उसके बाद हमारे इसके अंदर ऐसे करके क्रोमोसोम्स पड़े हैं, समथिंग क्रोमोसोम्स ये पड़े हैं, ऐसे करके क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स हमारे ये इसके अंदर है। उसके बाद इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा स्पिंडल फाइबर्स। इस साइड भी ऐसे एज इट इज होता है स्पिंडल फाइबर्स। ये रहा स्पिंडल फाइबर्स। ये आपके हैं क्रोमोसोम्स। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम लोगों का जो सेल है वो धीरे धीरे करके, और ये अर्ली प्रोफेस है, धीरे धीरे करके मेटाफेस की तरफ कन्वर्ट होने लगता है। तो आपका जब सेल कन्वर्ट होता है मेटाफेस में, तो देखिएगा आपका धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं
क्रोमोसोम्स आपको एक लाइन में दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये रहा क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए हैं। डैट मीन्स कि ये मेटाफेस है, ये लिखा है ना मेटाफेस। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से कि ये रहा क्रोमोसोम्स और ये स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं। तो ये हमारा मेटाफेस का डायग्राम हो गया, ये बनाने आते हैं। एक बार आप प्रोफेस का भी देख लीजिए, ये रहा प्रोफेस का डायग्राम, अर्ली प्रोफेस, जिसमें ये रहा एस्टर रेस, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा क्रोमोसोम्स और ये रहा न्यूक्लियस। ये रहा, देखिए जैसे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया। उसके बाद हमारा आएगा एनाफेस। एनाफेस देखिए क्या होता है। एनाफेस में एनाफेस आपका एनाफेस आपका ये रहा। इसके अंदर सेम मेटाफेस की तरह आप लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए भी आता है। तो आप ऐसे बनाएंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड और यहाँ पे आपकी सेंट्रोमियर, ये ऐसे करके हो गया। यहाँ एस्टर रेस दिखा दी आप लोगों ने। फिर यहाँ से ऐसे गया, ये आया ऐसे ऐसे। तो भाई ऐसा होता है, जब हम लोगों का मेटाफेस हुआ था तो यही क्रोमोसोम्स, जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ही है, ये रहा एक, ये रहा ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से ये पॉइंट जो हमारा क्रोमोसोम है ये अटैच है, इस पार्ट से स्पिंडल फाइबर्स ने इसको पकड़ रखा होता है। मेटाफेस में भी स्पिंडल फाइबर्स ने इसको यहाँ से अटैच थी, स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का क्या हुआ, जब हमारा एनाफेस में आया तो स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग होने लगी और जो हमारा क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम के, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको, ये जो दो अलग अलग है ना, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो इनमें क्या है, ये हमारा ऐसे अपोजिट पोल्स पे जाने लगा, तो ये बीच में से ब्रेक डाउन हो गया। आप देख सकते हैं ऐसे करके ना, ये बीच में से ब्रेक डाउन हो गया। ये इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट से इसने पकड़ा, इस पॉइंट से इसने पकड़ा, ये ऐसे करके ब्रेक डाउन हो गया। तो हमारा यही एनाफेस कहते हैं हम इसको। व्हेन क्रोमोसोम्स आर मूविंग फ्रॉम अपोजिट पोल्स, सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनाफेस। हम एनाफेस कहते हैं जब हमारे शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होती है, जब हमारा एस्टल रेस जो है वो दूर दूर भागता है, तो हम क्या कहते हैं, एनाफेस कहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीज़न, जो कि है टीलोफेज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर आपको लिटरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे को फीडबैक लिख दीजिएगा कि कैसा गया। बाकी टीलोफेज के बारे में बात करते हैं। टीलोफेज तो टीलोफेज आपका ऐसे है, ये रहा, ये क्रोमोसोम पड़े हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये रहा, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज लाइक क्रोमोसोम। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ हमारा, जब एस्टल रेस वगैरह सब कुछ मतलब वो होने लगा, डिसअपेयर होने लगा, तो आपने प्रोफेस में देखा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी प्रोफेस में, इसमें भी है, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा। बट ये टू ऑर्गेनिज्म कैसे, इसी को हम सेल साइकिल कहते हैं, इसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। जब व्हेन अ सेल डिवाइड्स इटसेल्फ टू एन सेम ऑर्गेनिज्म और सेम कॉपी, तो हम उसको कहते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीज़न। अब इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है, तो ये इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ, ये देख सकते हैं आप। ये इसका क्रोमोसोम्स है और ये इसका न्यूक्लियस है। ये ऐसे करके आपकी सेल साइकिल कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सेल साइकिल समझ में आई हो अच्छे से। प्लीज़ आपके नोट्स जो हैं वो मैं कम्युनिटी सेक्शन में दे दूँगा, प्लीज़ वहाँ से आप लोग ये नोट्स चेक कर लीजिएगा। जो कि थ्योरी है वो थ्योरी सारी मैंने आपको उसमें भेज दी है। वैसे तो कुछ ज़्यादा थ्योरी है नहीं, जो हो रहा है वही बताना है। जैसे इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, आपको क्या लिखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स। हम लोगों को सेल जो है, सेल सीन एज इट्स कंप्लीट डिवीज़न, सेल की कंप्लीट डिवीज़न हो रही है इसमें, तो हम लोगों को ये लिख देना है। बस इतना ही लिख के आ जाओगे आपको।
तो आपका 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब आप देख लीजिएगा, अब आपने माइटोसिस तो पढ़ लिया, अब हम लोगों को पढ़ना है मियोसिस। मियोसिस, अब ये मियोसिस क्या है? मियोसिस मीन्स डिवीज़न ऑफ हैप्लॉइड सेल, एम आई राइट? नहीं सॉरी, डेप्लॉइड सेल। आपका जो डिवीज़न होता है किसमें? मियोसिस में। आपको दिखा देता हूँ एक बार कंफर्मेशन के लिए। ये रहा मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ये रहा। इट कंटेन्स 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 सिंगल सेल। और जो इसमें क्या होता है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोगों का सेल डिवीज़न जो होता है वो मियोसिस होता है। रिमेंबर कि जो रिप्रोडक्टिव में होता है, गैमेट फॉर्मेशन पूछे, जाइगोट फॉर्मेशन पूछे, तो क्या होता है? मियोसिस होता है। और माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स मतलब हमारे हाथ है, हम लोगों का ईयर है, हम लोगों का माउथ है, कहीं भी कुछ भी हो गया, बट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो माइटोसिस जो है वो 2 डॉटर सेल्स देता है, और जो मियोसिस है वो 4 डॉटर सेल देता है। बस ये याद रखना है आपको। मियोसिस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, पहली बात। मियोसिस जो है वो माइटोसिस जो है वो 2 डॉटर सेल्स देता है, किससे? 1 सिंगल सेल से। वेरस जो हमारा ये मियोसिस है, मियोसिस हम लोगों को 4 डॉटर सेल्स देता है। ये आपको जब भी डिफ्रेंशिएट आए तो ये लिखना है पॉइंट कि मियोसिस हमारा क्या देता है? 4 डॉटर सेल देता है। आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस। मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, वेयरएज जो माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डीएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चंस के 1 वर्ड्स में पूछ सकता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है। हमको ये याद होना चाहिए क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमको याद होना चाहिए। अब डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है हमारा। क्या? डीएनए हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जिसका हमें नाम दिया था, इसके मॉलिक्यूल का नाम हमें किसने दिया था? मॉलिक्यूल का नाम रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। आपका वो GTA 5 वाला फ्रैंकलिन नहीं, ये हमारा रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने किसका नाम दिया था? मॉलिक्यूल का नाम किसने दिया था? रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। वेयरएज जो इसके डबल हेलिक्स वाली थ्योरी बताई थी, किसने बताई थी? वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी। किसने बताई थी? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था कि ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए। ये किसने बताया था? हमें वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। और हमें ये किसने बताया था कि मॉलिक्यूल इसका हम नाम जो दिया है, ये किसने दिया है? हमारा रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन। अब हम आगे बात करते हैं डीएनए जो है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है। तो डीएनए हमारा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा डीएनए बना है वो हमारा बना है और यहाँ से आगे ये रहा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किससे बना है।
ये आपका बना है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप। अब हमारे नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। तो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिडाइन और प्रिमिडाइन। प्यूरिडाइंस और प्रिमिडाइंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्यूरिडाइन और प्रिमिडाइन, आप लोगों का प्यूरिन्स जो है उसके अंदर हमारा आता है एडेनाइन और ग्वानाइन। फर्स्टली आपने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा। और डीएनए के बारे में हमने पढ़ा कि उसका नेम किसने दिया, उसकी शेप का नेम किसने दिया, डबल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, किसने दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो वो नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है, जो कि है जिसके अंदर ये आता है प्यूरिन्स और प्रिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन के अंदर क्या आता है? एडेनाइन, ग्वानाइन, ठीक है। और प्रिमिडीन्स के अंदर क्या आता है? साइटोसिन, थाइमीन। बट ये तो आते हैं डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर क्या आता है? एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइट, थाइमीन। ओके। बट जो आरएनए के अंदर आता है ऑल सेम है, बट यूरेसिल इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह यूरेसिल यूज होता है। थाइमीन की जगह यूरेसिल यूज होता है किसमें? आरएनए में। आरएनए मीन्स राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या यूज होता है हमारा? क्या यूज होता है हमारा? थाइमीन की जगह यूरेसिल यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल यूज होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा अब हम लोग बात करेंगे कि डीएनए में जो एडेनाइन है हम उसको ए से डिनोट करते हैं, ग्वानाइन को हम जी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से और थाइमीन को टी से। तो हमारा डीएनए ऐसा होता है। क्या बोला था? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो है उसमें यहाँ पे आपका ए है, ये ए जो है डबल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? टी के साथ। फिर सी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ। ऐसे करके आपके ए डबल बॉन्ड टी ऐसे करके बने रहते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अगर इसको हम सीधा करके देखें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके, इसी को हमने खोल के सीधा लिख दिया तो ये रहा ए, ये डबल बॉन्ड बनाता है इसके साथ, टी के साथ। ए क्या है? एडेनिन है। टी क्या है? थाइमीन है। थाइमीन जो है वो ए के साथ ही बनाएगा हमेशा और डबल बॉन्ड ही बनाएगा। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जो एडेनाइन है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो जो सी है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ, जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। ऐसे करके समथिंग ये ऐसे ही लगे रहते हैं, ठीक। अब ये वाली बात आपको फिनोमेना समझ में आ गया। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दे तो आप लोग इजीली पहचान जाओगे कि क्या है ये? डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा डीएनए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये रहा, ये इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा इस क्लास के बाद, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है। बहुत देर से आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सब पढ़ लिया, बट हमने क्रोमोसोम नहीं पढ़ा। क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत बात हो रही है पर हमने क्रोमोसोम्स नहीं पढ़ा। तो आइए आपको मैं क्रोमोसोम्स बता देता हूँ। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम, अब ये जो क्रोमोसोम है ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। क्रोमोसोम इज समथिंग लाइक दिस। चलो, तो जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम आपका
ये रहा आपका, इसमें सेंट्रोमियर होता है जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। ये आपके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं और ये हाईली कंडेंस फॉर्म होता है। ये क्रोमेटिन की हाईली कंडेंस, अब डीएनए आपने देखा होगा कि डीएनए कैसा होता है। ये डीएनए है, ये डीएनए है। अगर हम इसका ऐसे ऐसे कॉइल बनाते जाएं, कॉइल बनाते जाएं, कॉइल बनाते जाएं, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे इसकी कॉइल बनाते जाएं, कॉइल बनाते जाएं, कॉइल बनाते जाएं, फिर इसकी कॉइल बनाते जाएं, फिर इसकी कॉइल बनाते जाएं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। तो ये क्या बन गया? डीएनए। दिस वन इज डीएनए। तो डीएनए हम इसको कहते हैं जो क्रोमेटिड्स की और डीएनए की जो कंडेंस फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। गलती से डीएनए बोल दिया, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है ये किसने ऑब्जर्व किया था कि ये डिवाइड हो रहा है। क्रोमोसोम जो है वो एक डिवाइडिंग सेल है। डिवाइडिंग सेल में मतलब ये ऑब्जर्व किया जाता है जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं क्रोमोसोम्स को। तो नॉर्मल ह्यूमंस have 43 number of chromosomes और 23 pairs। ये आपको याद रखना है, कोई भी पूछे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए कि 23 पेयर्स क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बॉडी में, और 46 सॉरी आई थिंक गलत लिख दिया मैंने, 46 होता है। 46 नंबर ऑफ आपका क्रोमोसोम होता है। अब आपका नेक्स्ट जो है क्रोमोसोम जो है वो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आपका। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका एक क्रोमोसोम है ऐसे, और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ, ये सेंट्रोमियर है। अब आपका क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो ये होता है, क्रॉसिंग ओवर में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हम लोगों का ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसके साथ क्रॉस बनाया ऐसे करके, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोम है, और ये ऐसे करके इसका एक पैटर्न टाइप का कह सकते हैं, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, और इसका पैटर्न इस पर ऐसे करके क्रॉस बनाया। ये जो पॉइंट है, ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, इसको हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। और ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इसको हम कहेंगे चाइस्मा। चाइस्मा, चाइस्मा भी आपको पता है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे ये दोनों फिक्स हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं चाइस्मा। अब आपको बहुत अच्छे से मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, आई थिंक आपको उस चीज़ से इजीली आ जाएगा। जैसे ये पार्ट मान लो येलो पार्ट था, ये पार्ट मान लो येलो था, ये पार्ट येलो था, और ये पार्ट आपका वाइट था, ठीक है। ये येलो था ये वाला और ये वाइट था, पर जब हम लोगों का क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो इसका आधा लेग, इसका आधा लेग वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाइट हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा, और जो इसका लेग है ऐसे करके, ठीक है, इसका आधा लेग येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इन दोनों का डीएनए एक्सचेंज हो गया है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, चाइस्मा आपको समझा दिया है। तो ये जो है ये आपका, इन्होंने अपने जो डीएनए वगैरह थे वो सब कुछ एक्सचेंज कर लिया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लिया है, ये होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएनए के टाइप्स, सॉरी क्रोमोसोम के टाइप्स। तो क्रोमोसोम्स आर 4 टाइप्स। क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है ऐसे करके, सेकंड टाइप होता है आपका जे शेप्ड, ऐसे पकड़ा, यहाँ से बनाया और यहाँ से बनाया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका होता है क्रोमोसोम एल शेप्ड, एल शेप्ड, और एक आपका होता है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये क्रोमोसोम्स आपकी बुक में भी हैं ये डायग्राम्स, तो आप एक बार और रीचेक कर लीजिएगा।
तो हम इस वाले को कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, इसको हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। और इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। किसको हम कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। हम किसको कहते हैं? एल शेप्ड को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और जो लास्ट वाला बचा स्ट्रेट वाला, जो स्ट्रेट वाला बचा है, हम उसको कहते हैं हमारा टीलोसेंट्रिक। ये रहा, ये रहा, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। आई होप आपको समझ में आया हो कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। अब आपका आ जाता है इनमें डिफरेंस, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक। तो ये सब मैं आपको आपके नोट्स में भेज दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ चेस मेटा, क्रॉसिंग ओवर, पैटर्नल, मैटरनल, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में भेज दूंगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सेल साइकिल, सेल डिवीज़न अपना कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू, आप लोग मेरे साथ बने रहे। आपने ये वीडियो